हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं एक ख़ास प्रोग्राम। आप सभी का इस प्रोग्राम में वेलकम है और खैर मकदम है। ये प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। भारत के मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर यह इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने कल जाने माने इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार जर्नलिस्ट सईद नकवी का एक इंटरव्यू आपके सामने पेश किया था, जिसमें उन्होंने यूक्रेन जंग के सिलसिले में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खास सलाहकार वैलेरी फेडेयेव से लिए गए इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ बताया था। इसके बाद हमारे पास बहुत से दर्शकों और नाजरीन की तरफ से इस इंटरव्यू को पूरा दिखाने के लिए रिक्वेस्ट मैसेजेस आने शुरू हो गए। सईद नकवी साहब से हमने इसके लिए रिक्वेस्ट की। आज हम आपके सामने वैलेरी फेडेयेव का वो पूरा इंटरव्यू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पेश कर रहे हैं, जो अपने आप में कई वजह से पहला और ख़ास है। हमें उम्मीद है कि इसे देखकर आपको यूक्रेन जंग के बारे में और ज़्यादा बेहतर और गहराई से जानकारी हासिल होगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड भारत में मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया के दरमियान पहला चैनल है जो यूक्रेन जंग के सिलसिले में रूस की तरफ से इतना अहम और बड़ा इंटरव्यू पेश कर रहा है। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि दुनिया के हालात को नज़दीक तरीन सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल करके आप तक पहुंचाई जाए। इस इंटरव्यू में सईद नकवी साहब ने अंग्रेज़ी में सवालात किए हैं। पुतिन के सलाहकार वैलेरी फेडेयेव ने रूसी ज़बान में जवाब दिए हैं, जिसे रूस के ही इंटरप्रेटर ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। हम सईद नकवी के दफ्तर को मॉस्को से मिली अंग्रेज़ी स्क्रिप्ट से ट्रांसलेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखिए हिंदी ट्रांसलेशन के साथ बहुत बड़ा और अहम इंटरव्यू। आखिर तक ज़रूर देखें। वेलकम टू आवर इंटरव्यू। जनाब वैलेरी फेडेयेव साहब, हमारे इंटरव्यू में आपका खैर मकदम है। दुनिया सबसे पहले ये जानना चाहती है कि मारियोपोल और आज़ोव स्टील प्लांट का सीक्रेट क्या है। इसके बारे में ऐसी क्या खुफिया हकीकतें हैं? Is it such a secrecy around it? Please give us the secrets. Честно говоря, я не вижу So здесь there большой тайны. isn't a huge secret. Вроде бы не सच कहूं तो मुझे यहाँ कोई बड़ा सीक्रेट नहीं दिख रहा है। यूक्रेनी नेशनलिस्ट बटालियन, खास तौर से आज़ोव बटालियन, मारियोपोल और आज़ोव स्टील प्लांट में मौजूद हैं। ये बटालियन बहुत ही मोटिवेटेड हैं, क्योंकि इनमें असली नाज़ी शामिल हैं। वे नाज़ी नज़रिए की स्टडी करते हैं। उनके आइडियोलॉग्स में से खुद हिटलर हैं। वे बंदेरा को हीरो मानते हैं। स्टेफन बंदेरा एक जंगी मुजरिम था। उसके जुर्म साबित हो चुके हैं। उसने दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान रूसियों, यहूदियों और पोलैंड के रहने वालों का कत्लेआम कराया था और इसमें खुद भी मुलव्विस था। आज़ोव बटालियन इस स्टील प्लांट को क्यों नहीं छोड़ रही है? वे तीसरे मुल्कों से मदद के लिए अपील कर रहे हैं। उनके जंगी जराइम करने के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। बेशक उन्हें डर है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल मामले खुल जाएंगे और उन्हें इन जंगी जराइम के लिए जवाब देना होगा। не выходит The reason сейчас the Azov из battalion क्या ये सिर्फ यही है? मेरा तो मानना है कि एक कैनेडियन जनरल को भी गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ वेस्ट के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। Some army and intelligence officers and special forces and Blackwater and all these are these rumors, or is there some truth? Это не слухи, это так и есть. those И are это not. ये अफवाहें नहीं हैं, ऐसा हुआ है। ये साबित करता है कि कुछ वेस्टर्न मुल्क सीधे यूक्रेनी फौज और ख़ास तौर से नेशनलिस्ट बटालियनों को जंग के लिए ट्रेनिंग देने में शरीक रहे हैं। उन्होंने हथियार और ट्रेनिंग हासिल किए हुए फौजियों को भी पहुंचाया है। कई वेस्टर्न ट्रेनिंग देने वाले यूक्रेन में मौजूद हैं, जो अब भी यूक्रेन में पाए जा सकते हैं। сейчас на территории Украины. I'm asking, मैं आपसे ख़ास तौर से पूछ रहा हूं कि क्या एक कैनेडियन जनरल को गिरफ्तार किया गया है और क्या मैक्रोन ने पुतिन को कुछ फ्रांसीसी अफसरों के बारे में बताया है जो उस स्टील प्लांट में मौजूद हैं?
steel plant? I'm afraid. मिस्टर नकवी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं इस ऑपरेशन के कमांड में जनरल स्टाफ या बटालियन का हिस्सा नहीं हूं। मैं दूसरे सवालों का इंचार्ज हूं। But मैं समझता हूं कि जो सवालात मैं पूछ रहा हूं वो बहुत अहम सवालात हैं। कम से कम आप इसे तो कबूल कर सकते हैं। मैं इसे कबूल करता हूं, लेकिन फ्रांसीसी अफसरों के बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, इस जंग के बीच में 9 मई को विक्ट्री डे की खासी अहमियत हो जाती है। इस मौके पर प्रेसिडेंट पुतिन क्या कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? at least this channel into conference. What is the big announcement President Putin is going to make on Victory Day? एक बहुत ही संजीदा मामला है। दूसरी वर्ल्ड वार के हमारे साबिक साथी, जिन्होंने नाजियों से लड़ने में हमारी मदद की थी, काफी वक्त से सेकेंड वर्ल्ड वार की तारीख को फिर से लिख रहे हैं। ये कैसे शुरू हुआ और इसके लिए कौन गुनाहगार है? हिटलर के जर्मनी का कंपैरिजन सोवियत रूस से करने का एक बहुत ही गलत और परेशान करने वाला नजरिया है। मैं कुछ वेस्टर्न मुल्कों के जरिए ली गई इस पोजीशन को धोखे के तौर पर देखता हूं, और हम देख सकते हैं कि कैसे इन बेहद नुकसानदेह ख्यालात ने यूक्रेन को मुतासिर किया है। इस नज़रिए से यूक्रेन के कुछ लोगों को जहर दिया गया है और यूक्रेनी लोगों के हिस्से ने सोवियत यूनियन से मुंह मोड़ लिया। वे उस जीत से मुंह मोड़ लेते हैं जो सोवियत लोगों के जरिए हासिल की गई थी, जिसमें यूक्रेनियन भी शामिल थे जो सोवियत लोगों का हिस्सा थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी जीत तारीखी झूठी दुश्मनी की वजह बन गई। लोगों के बीच दुश्मनी बोई जा रही है। ये इंस्टेबिलिटी की वजह है और हम इसे यूक्रेन में देख सकते हैं। How it affects modern history. Совершили во Второй мировой войне. Историческая ложь становится инструментом These historical lies are dividing society, and we can see how that is happening in Ukraine right now. инструментом дестабилизации. Мы это क्या ये सब 9 मई को प्रेसिडेंट पुतिन के बयान का हिस्सा होने के इम्कानात हैं? Statement on Victory Day? я думаю, да. Потому что मुझे ऐसा यकीन है। हाँ, प्रेसिडेंट पुतिन अक्सर अपनी तकरीर खुद लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसका हिस्सा होगा, क्योंकि पुतिन इस मसले को पहले भी कई बार उठा चुके हैं। उन्होंने कई बार इशारा दिया है कि आपको हिस्ट्री के साथ नहीं खेलना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको मशहूर तारीखी हकीकतों को फिर से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक खेल है। पुतिन ने उस पर जोर दिया और मुझे यकीन है कि वो अब भी ऐसा करना जारी रखेंगे। क्या ये भी मुमकिन है कि विक्ट्री डे पर इनमें से कुछ लोग जो अज़ोव स्टील प्लांट में छुपे हुए हैं, उनकी पहचान के बारे में कुछ खुलासा किया जाए? They will have been identified and revealed to the world. я не думаю. मुझे नहीं लगता कि विक्ट्री डे किसी भी तरह से यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन से जुड़ा होगा। 9 मई के बारे में रूसी फौजियों के जरिए कुछ फैसलाकुन कार्रवाइयों के बारे में जानबूझकर अफवाहें फैलाई गई हैं। ये सच नहीं है। किसी भी फौजी कार्रवाई को किसी फंक्शन से जोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन इस दिन के लिए स्पेशल ऑपरेशन का प्लान क्या है? मैं जनरल नहीं हूं, मुझे नहीं पता। मैं एक जनरल के बारे में बता रहा हूं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हम रूस को कमजोर करना चाहते हैं। Ukraine, he said, we want to weaken Russia. The war aim was declared openly. We want to weaken Russia. Why? What is your response? The first time
इसका पहली बार जोरदार तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन ने 2007 में म्यूनिख में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में जिक्र किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 90 और 2000 की दहाई में रूस ने ऐलान किया था कि वो यूरोप और वेस्ट के साथ नज़दीकी कोऑपरेशन के लिए तैयार है। उस वक्त कई फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया था, यहाँ तक कि ये तजवीज़ भी थी कि रूस को नेटो में शामिल होना चाहिए। इस तजवीज़ के बारे में पुतिन की सरकार के दौर में भी चर्चा की गई थी, लेकिन हर बार हमें इनकार किया जाता था। ये पिछले कई साल रूस की सिक्योरिटी के बारे में गुजरे हैं। इसके बारे में पुतिन कई बार वेस्टर्न लीडर से बात कह चुके हैं। उन्होंने उनसे रूस की सिक्योरिटी प्रॉब्लम को समझने की अपील की थी। मैंने स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस में काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि उड़ान के वक्त का क्या मतलब है। इसके मायने हैं कि एक मिसाइल को अपने निशाने को मारने में लगने वाला वक्त। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है या खुद को नेटो के असर में पाता है, जैसे उसने अभी किया है, तो मिसाइल को खार्किव से मॉस्को पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ये स्ट्रेटेजिक बैलेंस की पूरी तरह खिलाफ वर्जी है। पुतिन ने इसे गले पर चाकू कहा है, लेकिन वेस्ट ने हमारी कंसर्न्स को कबूल नहीं किया। इसने इस फौजी मसले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया, जो हमारे लिए अहम था। इसके बजाय इसने डोनबास पर कब्जा करने के लिए डोनबास के पास तैनात यूक्रेनी फौज को मजबूत करने में मदद की। But the West refused to discuss this most important problem with us. Instead, it kept strengthening the Ukrainian army located at the borders with Donbass, and they were aiming to attack Donbass. Yes. क्या ये अमेरिका में डिफेंस इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है? क्या वो चीन और रूस के बीच की दोस्ती की वजह से घबराए हुए नजर आते हैं? After the collapse of Soviet Union, first targeted Islamic terror, and now is aiming at the friendship of. They are nervous about the rise of China and China's friendship without end with Russia. Is that what is threatening Pax Americana? I think मुझे लगता है कि यह सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अमेरिकी एलीट लोगों को इल्ज़ाम देना चाहिए। वे उम्मीद कर रहे थे कि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद रूस एक इंटरनेशनल ताकत के तौर पर वजूद में नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रूस ने अपनी ताकत फिर से हासिल करना शुरू कर दी। रूस फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करने में कामयाब रहा। रूस ने पाया अगर साथी नहीं तो कम से कम कुछ मजबूत मुल्क जिन्होंने 90 की दहाई में हमें हमदर्दी के साथ माना था और 2000 की दहाई में हमारी बहाली को सपोर्ट किया था। और यकीनी तौर पर आपने जिस पहलू का जिक्र किया है, चीन और अमेरिका के बीच इस नए जियोपॉलिटिकल टकराव में रूस का रोल अहम हो सकता है। China противостояние have allied in the Китая past. и США в первую очередь. Эта роль России So, может оказаться очень серьезной. Russia can play an important part in Противостояние США the и America's Китая. conflict with China, Возможно, possible conflict, конфронтация, confrontation. Russia could play a major role in a possible confrontation between the US and China. उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि हम इस जंग को नहीं हार सकते, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? This quote, this is a war we cannot, must not, should not lose. In other words, we must win. What do you say?
यहाँ आखिरी फैसला अमेरिका का है। पाबंदियों का सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को हो रहा है। कुछ पहलुओं में अमेरिका यूरोप को कमजोर करने में दिलचस्पी रखता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 30 वर्षों से यूरोप नाटो से बंधे हुए नहीं, एक आजाद यूरोपीय फौज बनाने की बात कर रहा है और अमेरिका ऐसी फौज के खिलाफ रहा है। In a weaker Europe, because I would like to remind you that Europe has been discussing the creation of a separate European army for the last 30 years, and of course, the US wouldn't want something like that. Can you, Mr. Fadev, outline a formula for peace to end this war? The Ukrainian यूक्रेनी फौज को निरस्त्र यानी डिसआर्म होना चाहिए। सिर्फ यही डोनबास और उनके शहरियों और कुछ दूसरे यूक्रेनी इलाकों में भी हिफाजत की गारंटी दे सकता है। तो आप पूरी तरीके से एक डीमिलिटराइज्ड यूक्रेन चाहते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट पुतिन ने 24 फरवरी को यही बात कही थी, क्योंकि अमेरिका और नेटो के कंट्रोल में एक मिलिटराइज्ड यूक्रेन और रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। इस खतरे को दूर किया जाना चाहिए। ये यूक्रेन में हथियार भेजते रहने के लिए उकसाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, और वो यहाँ पर भी आपका खून वैसे ही बहाना चाहते हैं। To the Americans to keep sending arms and money into Ukraine because they want, they imagine, they want to bleed you the way they did in Afghanistan and the way they did themselves bled in Afghanistan. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में जंग 10 साल तक चली और रूसी फौज ने अपनी ताकत नहीं खोई। रूसी या बल्कि सोवियत फौज ने बड़ी मिकदार में हथियारों के साथ अफगानिस्तान छोड़ा था। ये एक सियासी फैसला था, फौजी फैसला नहीं था। इसे मैं अब भी गलती मानता हूं। All right. क्या आप बता सकते हैं कि इजरायली फौजी यूक्रेनी फौज के साथ लड़ रहे हैं? There are some reports of Israelis fighting alongside. Are they official soldiers or are they conscripts? मेरा मानना है कि ये भाड़े के लोग हैं। कई अलग अलग मुल्कों के भाड़े के फौजी यूक्रेनी फौज की तरह लड़ रहे हैं। हमारे पास ऐसी जानकारी है और हमारे पास कुछ कैदी ब्रिटिश कैदी भी हैं, लेकिन ये सब भाड़े के लोग हैं। रूस और ईरानियों ने एक बार हाईएस्ट लेवल पर कहा था कि इस्लामिक टेररिस्ट को सीरिया से अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। क्या ये रूस में हालात को इनस्टेबल करने का कोई और तरीका है? Is that still continuing and is that another pressure point being developed by the West? एक तरफ तो हम सभी ने अमरीकी फौज को अफगानिस्तान को शर्मसार करते हुए जाते देखा है। दूसरी तरफ ऐसी कहानियां भी हैं कि मुल्क को तालिबान के हाथों में छोड़ने के लिए ये एक सोची समझी चाल थी, जो दूसरे हार्ड लाइन ग्रुप्स के साथ काम करना जारी रख सकता है। ये बहुत ही खतरनाक हालत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सोवियत संघ के गिरने के बाद ताजिकिस्तान एक खतरनाक जंग बल्कि सिविल वॉर से गुजरा है। कई लोग मारे गए। उस जंग में कट्टरपंथी मुस्लिम ग्रुप्स ने हिस्सा लिया था। उज्बेकिस्तान में हम टेररिस्ट ग्रुप्स के उभार के दिन देख सकते हैं, जहां ताशकंद में बहुत सी सरकारी इमारतों के पास टेररिस्ट सरगर्मियां हुई हैं। रूस की मदद से टेररिस्ट ग्रुप्स को नाकाम किया गया और अभी कोई नहीं चाहता कि ये टेररिस्ट ग्रुप फिर से हुकूमत हासिल करें। There were terrorist acts in the very center of the city near government buildings. Those terrorists were defeated in part. Also,
террористическая активность была подавлена, partly в том числе и by с помощью the Russian России. troops. And И now теперь никто nobody не wants хочет, a repeat чтобы of они that. вновь Nobody усилились, wants эти to группировки. see terrorist organizations on the rise in these regions. After Ukraine, पैक्स अमेरिका खत्म हो गया है या इसे दोबारा जिंदा किया जा रहा है? Вот завершение гегемонии он занимает एक मोनोपोली वाली ताकत को खत्म करने की कार्रवाई में दसियों साल लगते हैं। आज ही दिन में मेरे अच्छे दोस्त एक मशहूर अमरीकी सोशल साइंटिस्ट इमैनुअल वॉलरस्टीन ने इराक में जंग के बारे में कहा कि ये अमरीकी मोनोपोली का आखिर है, क्योंकि अमरीका उस जंग को नहीं जीत सका। मुझे लगता है कि हमें अपने आगे कुछ बहुत मुश्किल दहाइयों की उम्मीद करनी चाहिए। अमेरिकी मोनोपोली या वेस्टर्न मोनोपोली के बिना एक नई दुनिया का बनाना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। दुनिया की 2/3 आबादी उन मुल्कों में रहती है जो वेस्ट के दबाव के बावजूद रूस के खिलाफ पाबंदियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। इन मुल्कों के लोग औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल दौर को याद करते हैं। उन्हें याद है कि कैसे वेस्ट ने उन पर जुल्म किया था। चीन को 1840 का अफीम जंग याद है जो ब्रिटेन के जरिए शुरू किया गया था। इसने बुनियादी तौर पर चीन को सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म में लौटा दिया था। ये सिर्फ वेस्ट के घमंड को साबित करता है और ये घमंड ही बहुत से लोगों को वेस्ट से दूर कर देता है। был раньше. Почему так? Потому что в этих странах люди помнят колониальные времена. Люди This is помнят, because как их угнетал Запад. these parts of the world, Потому что в they Китае still remember еще the помнят colonial era. опиумную войну For example, 1842 China года, still remembers the которая Opium развязала Wars в of Британии, 1840, которая and отбросила Китай the role и of Америку. Britain, the British Empire, И played in это that. все And указывает this на just высокомерие shows Запада. the И это arrogance of the West, высокомерие Запада, that they still перевести believe слово that these parts of the высокомерие, world will listen to them. высокомерие Запада отторгает большую часть мира от Запада. Donald डोनाल्ड रम्सफेल्ड नए यूरोप को पुराने यूरोप से अलग मानते थे। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन दोबारा से तेज हो रहा है? old Europe. He thought that countries like Poland, etc., were the new Europe, and that countries like France and Germany and Italy, etc., are old Europe. Is that contradiction between new Europe and old Europe happening? Я думаю, что в Европе увлеклись расширением европейского. मुझे लगता है कि यूरोपीय यूनियन के फैलाव के साथ बह गया। नए मुल्कों को बहुत जल्दी कबूल कर लिया गया। आप कह सकते हैं कि उन्हें कामयाबी का खुमार आ गया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोपीय यूनियन में नए मुल्कों को जोड़ने के प्रोसेस को धीमा कर देना चाहिए था। तब हम उन कंट्राडिक्शंस को नहीं देख पाएंगे जो हम आज देखते हैं, और ये कंट्राडिक्शन बहुत दिखाई दे रहा है। इसलिए हम उस पर रम्सफेल्ड की राय को सही समझ सकते हैं। Согласиться с Рамсфелдом. ये बताएं कि क्रूजर मॉस्कोवा का डूबना कितना डिमोरलाइजिंग या हिम्मत तोड़ने वाला था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मनोबल गिराने वाला था, लेकिन ये बहुत तकलीफदेह था। Печаль. Yes. Is आप कह रहे हैं कि ये जंग सालों साल चल सकती है। क्या मैंने आपको सही समझा है? have I understood you right? मैंने ये नहीं कहा कि ये जंग सालों तक चल सकती है। वेस्ट के साथ टकराव बरसों तक चल सकता है, लेकिन यूक्रेन में ये खास कार्रवाई जल्द ही खत्म होने के इम्कान हैं।
special operation in Ukraine will probably end soon. Полагаю, завершится в обозримое время. That is the confusion that is being created. That is the confusion which is being created. वेस्टर्न मुल्क आप पर जंगी जरायम का इल्जाम लगाते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? What is your response? In fact, I can add a little bit. I have a lot of literature from your office showing what the Ukrainians have been doing in the Donbass area and how they've been terrorizing the Russians and so on. There are plenty of, but the image etched on the people's mind is Bucha. How are we going to fight this media war? Во-первых, все-таки вести. पूरी दुनिया नहीं, अगर हम वेस्टर्न मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो तकरीबन सभी वेस्टर्न मीडिया एक फौजी हथियार के तौर पर काम कर रहे हैं। हम आज इस हालत को नहीं बदल सकते, हमें नए नज़रियात की ज़रूरत है। आपने हमारी बैठक के शुरुआत में एक नज़रिया पेश किया, एक इंटरनेशनल आज़ाद मीडिया का बनाया जाना। हमें इस तरह के नज़रियात को देखना चाहिए। मेरा मानना है कि अब वेस्ट में आज़ाद मीडिया जैसी कोई चीज़ नहीं है। Way to change that right now, but we must look for new ideas, like the idea that you proposed at the beginning. Свободных медиа, как они существовали десятилетия раньше на Западе, их больше нет. And thank you so much. Before I end, one final question. क्या आप दुनिया को वो बता सकते हैं जो उसे जानने की जरूरत है? And it does not know at the moment. The headline. What will be tomorrow's headline that you are giving me? Я कुछ दिनों पहले रूसी वॉलंटियर्स के एक ग्रुप से मैं मिला जो बेलगोरोड ओब्लास्ट में पनाह लेने वालों के साथ काम कर रहे हैं, जो यूक्रेन और डोनबास से रूस आए हैं। और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यूक्रेनी प्रोपेगेंडे का दावा है कि ये लोग यूक्रेन से रूस आने के लिए मजबूर हैं। वो एक झूठ है, लेकिन न सिर्फ ये झूठ है, मैं आपको कुछ और बता सकता हूं। इन लोगों के पास अलग अलग पासपोर्ट हैं, कुछ के पास डीपीआर और एलपीआर पासपोर्ट हैं, उनमें से कुछ के पास रूसी पासपोर्ट हैं क्योंकि उन्हें रूसी सिटीजनशिप दी गई थी, कुछ के पास यूक्रेनी पासपोर्ट हैं। लेकिन जब उनकी मदद करने की बात आती है तो कोई भी उनके पासपोर्ट की बुनियाद पर उनमें फर्क नहीं करता है। सभी को बराबर मदद मिलती है और यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद यही इंसानियत का असल रूप है। And all of them received the same amount of help. And this shows pure humanism, that nobody is being judged by the passport they hold. Несмотря на те тяжелые события, которые происходят на Украине. That's right. That's right. अच्छा, ये बताइए, प्रेसिडेंट पुतिन की सेहत कैसी है? How is Putin's health? There have been the Western media. ओडिशा का एक पुराना चुटकुला है। एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चलता है, लोग उससे पूछते हैं आपकी सेहत कैसी है, और वो जवाब देता है सपने देखते रहो। An old man walks down the street and everybody asks him how his health is, and he says, nope, not today. Thank you very much. Thank you very much indeed. I look forward to your now. Thank you very much. Thank you very much.
आपने देखा ये बहुत ही अहम इंटरव्यू है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये कोशिश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।